नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। हम यहाँ जटिल विषयों को आप तक पहुँचे स्रोतों के जरिए सरल और दिलचस्प बनाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही कह सकते हैं तूफानी दौर को समझने जा रहे हैं, 1939 से 1947। बिल्कुल, आज़ादी और बंटवारे का दौर। हाँ, वो समय जिसने न सिर्फ भारत को आज़ादी दिलाई बल्कि उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। हमारी आज की ये गहरी पड़ताल आधारित है इंडियाज़ फाइनल स्ट्रगल फ्रीडम एंड पार्टीशन 1939 टू 1947 नाम के एक ऐतिहासिक लेख के कुछ हिस्सों पर। हम कोशिश करेंगे कि इस दौर की मुख्य घटनाएं, राजनीतिक दांव-पेंच, वो बड़े फैसले और उनके क्या नतीजे निकले, ये सब समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं 1939 से। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और ब्रिटेन ने बिना भारतीय नेताओं से पूछे भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था अंग्रेजों की तरफ से। इसी ने वो राजनीतिक संकट पैदा किया जिसने कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी चरण की नींव रखी। बिल्कुल, ये एक तरह की चिंगारी थी। जरा सोचिए, लाखों भारतीयों की जिंदगी से जुड़ा इतना बड़ा फैसला, और उनके नेताओं से पूछा तक नहीं। हाँ, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं। इसने कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच जो तनाव पहले से था उसे एकदम से बढ़ा दिया। कांग्रेस जो कई सूबों में सरकार चला रही थी, उसके लिए तो ये इज्जत का सवाल बन गया। तो जाहिर है कांग्रेस ने फिर कुछ कड़ा रुख अपनाया होगा। क्या किया उन्होंने? प्रतिक्रिया बहुत सख्त और सीधी थी। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने सभी प्रांतीय मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया? हाँ, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था। ये ब्रिटिश सरकार को एक साफ संदेश था कि भाई, बराबरी का दर्जा नहीं तो सहयोग भी नहीं। उनकी मांग भी बिल्कुल साफ थी, अगर युद्ध में भारत का साथ चाहिए तो पहले भारत की पूरी आजादी का ऐलान करो। अच्छा, पहले आजादी फिर सहयोग। लेकिन उस वक्त एक और बड़ा खिलाड़ी भी मैदान में था, मुस्लिम लीग। हाँ, उनका क्या रुख था इस सब पर? यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से कह सकते हैं बिल्कुल उल्टा रास्ता पकड़ा। उन्होंने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने का फैसला किया। अच्छा। हाँ, ये एक सोची समझी चाल थी। कांग्रेस के इस्तीफे से जो राजनीतिक खालीपन आया था ना, हाँ। लीग ने उसे भरने की कोशिश की और अंग्रेजों के सामने अपनी अहमियत बढ़ाई। और इसी माहौल में मार्च 1940 में वो मशहूर लाहौर प्रस्ताव आया। जी हाँ। क्या ये सिर्फ एक प्रस्ताव था या इसने वाकई राजनीति की दिशा बदल दी? ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित हुआ। लाहौर प्रस्ताव में पहली बार मुस्लिम लीग ने साफ तौर पर भारत के मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिमी और पूर्वी इलाकों के लिए अलग आज़ाद राज्यों की मांग रखी, मतलब पाकिस्तान का विचार। पहली बार औपचारिक तौर पर? जी, औपचारिक तौर पर। यह सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, ये इस सोच को आगे बढ़ाना था कि भारत के मुसलमान एक अलग कौम हैं जिनकी अपनी अलग मंजिल होनी चाहिए। इसने कांग्रेस के एक भारत वाले विचार को सीधी चुनौती दे दी और आने वाले सालों की बातचीत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो मतलब स्थिति ये थी, कांग्रेस पूरी और तत्काल आजादी पर अड़ी थी, लीग अलग देश की मांग कर रही थी और अंग्रेज युद्ध में फंसे थे। बिल्कुल। तो इस बीच अंग्रेजों ने कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, जैसे वो अगस्त प्रस्ताव 1940 का। हाँ, कोशिश तो की। ब्रिटिश सरकार ने हालात संभालने और किसी तरह भारतीयों का साथ लेने के लिए अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के जरिए कुछ प्रस्ताव रखे। उसमें था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादा भारतीय होंगे, एक वॉर एडवाइजरी कमेटी बनेगी, ऐसी कुछ बातें थीं। लेकिन ये चला नहीं। ये प्रस्ताव नाकाफी साबित हुए। कांग्रेस ने क्यों ठुकरा दिया? डोमिनियन स्टेटस तो पहले से एक कदम आगे था ना? कांग्रेस के लिए डोमिनियन स्टेटस अब मंजूर नहीं था। वो पूर्ण स्वराज चाहते थे, और वो भी फौरन। दूसरी बात, सारे वादे थे युद्ध के बाद के लिए। कांग्रेस को इन पर भरोसा नहीं था, उन्हें लगा ये बस टालने की कोशिश है। अच्छा। और मुस्लिम लीग ने भी इसे खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान का साफ साफ जिक्र नहीं था। तो मतलब अगस्त प्रस्ताव पूरी तरह फेल हो गया? हाँ, बिल्कुल। और वो जो राजनीतिक गतिरोध था वो वैसा का वैसा ही बना रहा। इस गतिरोध और बढ़ते दबाव के बीच 1942 में ब्रिटेन ने एक और कोशिश की। हाँ, क्रिप्स मिशन। जी। क्या ये एक संजीदा कोशिश थी या बस दुनिया को दिखाने के लिए? मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स का भारत आना एक अहम मोड़ था। इसकी वजह समझना जरूरी है। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत खासकर पूर्व में जापान के आगे बढ़ने से काफी पतली थी। हाँ, दबाव बढ़ रहा था। बिल्कुल। अमेरिका और चीन का भी दबाव था कि भाई भारत का साथ हासिल करो। तो क्रिप्स मिशन को सिर्फ दिखावा कहना शायद ठीक ना हो। कुछ ठोस प्रस्ताव तो थे उसमें।
पर वो भारतीय नेताओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। सही कहा। क्या थे वो प्रस्ताव और उनमें क्या दिक्कत थी? क्रिप्स ने कहा कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, जिसमें कॉमनवेल्थ से अलग होने का हक भी होगा। एक संविधान सभा बनाने की बात भी थी। लेकिन जो सबसे विवाद वाला हिस्सा था, वो था प्रांतों को यह अधिकार देना कि वे चाहें तो भारतीय संघ में शामिल ना हों, अपना अलग वजूद बनाए रखें। ओहो, यहीं पर बात बिगड़ गई होगी। बिल्कुल। कांग्रेस के लिए तो ये बंटवारे का एक तरह से अप्रत्यक्ष समर्थन था, जो उन्हें कतई मंजूर नहीं था। और फिर वही बात, आजादी का वादा फिर से भविष्य के लिए टाल दिया गया था। हाँ, वो गांधी जी की मशहूर टिप्पणी, पोस्ट डेटेड चेक। हाँ, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। एक डूबते बैंक का आगे की तारीख वाला चेक, बिल्कुल सटीक कहा था। मुस्लिम लीग ने भी इसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग सीधे सीधे नहीं मानी गई थी। तो एक बार फिर बातचीत फेल। और क्रिप्स मिशन की इस नाकामी ने तो जैसे बारूद में आग लगा दी। हाँ, इसके बाद ही वो दौर आया जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी, भारत छोड़ो आंदोलन। एकदम। क्रिप्स मिशन के फेल होने से निराशा और गुस्सा दोनों चरम पर थे। जापानी हमले का डर भी सर पर था। इसी माहौल में 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। और गांधी जी का वो नारा। हाँ, महात्मा गांधी ने उसी मौके पर अपना सबसे ताकतवर नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। ये अंग्रेजों से तत्काल और पूरी आजादी की मांग थी, अब या कल ही नहीं वाली बात। लेकिन इस बार अंग्रेजों की प्रतिक्रिया बहुत तेज और सख्त थी, है ना? हाँ, सरकार बिल्कुल तैयार बैठी थी। प्रस्ताव पास होने के बस कुछ घंटों के अंदर ही गांधी जी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी भी घोषित कर दिया। जी हाँ, लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन रुका नहीं, बल्कि इसने एक नया और ज्यादा विस्फोटक रूप ले लिया। वो कैसे? मतलब लीडर तो जेल में थे। ये आंदोलन अपने आप फैल गया। लीडरशिप नहीं थी तो आम लोग सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में हड़तालें हुईं, जुलूस निकले, सरकारी इमारतों पर हमले हुए, रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं, टेलीफोन लाइनें काट दी गईं। अरे बाप रे। हाँ, कुछ जगहों पर तो लोगों ने अपनी समानांतर सरकारें तक बना ली। ये अंग्रेजी राज के खिलाफ तब तक का सबसे बड़ा जन विद्रोह था। इसका असर क्या हुआ? दबा तो दिया गया होगा इसे। दमन तो भयंकर हुआ। हजारों लोग मारे गए, लाखों गिरफ्तार हुए। लेकिन इस आंदोलन ने 2 बातें एकदम साफ कर दी। एक, कि भारतीय जनता अब किसी भी कीमत पर आजादी चाहती है, और दूसरी, इसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि भारत पर अब जबरदस्ती राज करना मुमकिन नहीं रहेगा। भले ही आंदोलन को कुचल दिया गया, पर इसने आजादी की तरफ बढ़ने की रफ्तार तेज कर दी। बिल्कुल। फिर आया 1945, युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन जीत तो गया, पर काफी कमजोर हो चुका था। भारत में माहौल कैसे बदला? हाँ, युद्ध के खत्म होने से पूरी दुनिया का हिसाब किताब बदल गया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ गई, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। वो भारत की आजादी के लिए सैद्धांतिक तौर पर ज्यादा तैयार थे। भारत में भी राजनीतिक सरगर्मियां फिर तेज हो गईं। नेता जेलों से छूटने लगे और आजादी अब बस एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत लगने लगी थी, जो हासिल हो सकती है। और इसी दौरान वो आईएनए ट्रायल्स हुए थे, उनका भी बड़ा असर हुआ। हाँ, 1945 के आखिरी में जो आईएनए ट्रायल्स हुए, मतलब आजाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमे चले, वो एक बहुत ही अहम घटना थी। आपको पता है, ये सुभाष चंद्र बोस ने ये फौज बनाई थी जापान के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए। हाँ। तो जब युद्ध के बाद पकड़े गए आईएनए अफसरों शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चला, तो पूरे देश में मतलब गजब का रिएक्शन हुआ। किस तरह का रिएक्शन? लोग क्या कह रहे थे? लोगों ने अफसरों को गद्दार नहीं माना, उन्हें देशभक्त हीरो माना। उनके समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। कांग्रेस समेत सभी बड़ी पार्टियों ने उनका बचाव किया। भूलाभाई देसाई जैसे बड़े वकीलों ने पैरवी की। अच्छा। कोर्ट ने तो उन्हें दोषी पाया, पर जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को उनकी सजा माफ करनी पड़ी। इसने अंग्रेजों को एक बड़ा संदेश दिया कि भैया, भारतीय राष्ट्रवाद की भावना अब सेना की वफादारी पर भी भारी पड़ रही है। और इसके ठीक बाद 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। क्या ये आखिरी झटका था? इसे आखिरी झटका कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, पर हाँ, ये एक बहुत बड़ा झटका जरूर था। फरवरी 1946 में बॉम्बे में नेवी शिप तलवार के नाविकों ने खराब खाने और अंग्रेज अफसरों के नस्ली बर्ताव के खिलाफ हड़ताल कर दी। अच्छा। और ये विद्रोह देखते देखते कराची, कलकत्ता, मद्रास, कई नेवल बेस तक फैल गया। हजारों नाविक इसमें शामिल हो गए। इसका क्या महत्व था? ये तो सेना का विद्रोह था। इसका महत्व बहुत गहरा था।
अब तक अंग्रेज अपनी फौज पर, खासकर भारतीय सैनिकों की वफादारी पर बहुत निर्भर थे। हाँ, वो तो है। आईएनए ट्रायल्स ने पहले ही इस वफादारी पर सवाल उठा दिए थे। नेवी विद्रोह ने यह और साफ कर दिया कि ये असंतोष अब ब्रिटिश भारतीय सेना की जड़ों तक पहुंच गया है। जिस फौज के दम पर आप राज कर रहे हैं, अगर वही भरोसे के लायक न रहे तो फिर राज कैसे चलेगा? इसने ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई अब भारत छोड़ने का वक्त आ गया है। तो इन सब घटनाओं ने मिलकर सत्ता सौंपने की प्रक्रिया को तेज कर दिया होगा। बिल्कुल। इसी कड़ी में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। उसका क्या एजेंडा था? हाँ, ब्रिटेन पर अब दबाव बहुत ज्यादा था। मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने अपने 3 बड़े कैबिनेट मंत्रियों पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, जो पहले भी आए थे, और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा। इस कैबिनेट मिशन का मकसद साफ था, भारत की आजादी के लिए एक योजना बनाना और एक अंतरिम सरकार बनवाना जिसमें मुख्य भारतीय पार्टियां शामिल हों। मिशन ने क्या प्रस्ताव रखे? क्या उन्होंने भारत को एक रखने की कोशिश की? मिशन ने बंटवारे को टालने की कोशिश की। उन्होंने एक काफी उलझावा 3 लेवल वाला फेडरल स्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा। इसमें एक कमजोर केंद्र सरकार सोची गई जिसके पास सिर्फ डिफेंस, विदेश मामले और कम्युनिकेशन जैसे मुद्दे हों, और प्रांतों को 3 ग्रुप में बांटने का प्रस्ताव था। ग्रुप ए हिंदू बहुल, ग्रुप बी उत्तर पश्चिमी मुस्लिम बहुल और ग्रुप सी उत्तर पूर्वी मुस्लिम बहुल। अच्छा, ये ग्रुपिंग वाला सिस्टम। हाँ, इन ग्रुप्स को अपना अलग संविधान बनाने का हक देने की बात थी, और 10 साल बाद किसी भी प्रांत को ग्रुप से या यूनियन से बाहर निकलने का विकल्प भी दिया गया। ये ग्रुपिंग वाला मामला तो बहुत विवाद वाला लगता है। कांग्रेस और लीग ने इसे कैसे लिया? यहीं पर सबसे ज्यादा पेंच फंसा। कांग्रेस ने वैसे तो योजना मान ली क्योंकि इसमें भारत एक रहता, पर उन्हें यह ग्रुपिंग पर सख्त ऐतराज था। क्यों? उन्हें डर था कि ग्रुप बी और सी में प्रांतों को, खासकर एनडब्ल्यूएफपी और असम को, उनकी मर्जी के खिलाफ मुस्लिम बहुल ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जो आगे चलकर पाकिस्तान की नींव बन सकता है। मुस्लिम लीग ने शुरू में से मान लिया। उन्हें लगा कि ये जो अनिवार्य ग्रुपिंग है उससे उन्हें एक तरह का बड़ा पाकिस्तान मिल जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस ने ग्रुपिंग की अपनी समझ साफ की कि प्रांत अपनी मर्जी से ग्रुप चुन सकते हैं, तो जिन्ना पीछे हट गए और योजना को ठुकरा दिया। तो एक बार फिर समझौता फेल। हाँ, एक बार फिर बात बिगड़ गई, गतिरोध और गहरा हो गया। और इस नाकामी का नतीजा बहुत भयानक हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे। हाँ, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही दुखद पन्ना है। कैबिनेट मिशन फेल होने और कांग्रेस के नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा से जिन्ना बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुस्लिम लीग से 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाने को कहा। मकसद क्या था इसका? मकसद था पाकिस्तान की मांग के लिए सीधी कार्रवाई करना, लीग की ताकत दिखाना। लेकिन कलकत्ता में यह दिन भयानक सांप्रदायिक दंगों में बदल गया। बहुत हिंसा हुई थी। हाँ, अंदाजा है कि 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये हिंसा फिर नोआखली, बंगाल, बिहार और पंजाब तक फैल गई। इसने बंटवारे की जो भयावह तस्वीर थी उसका साफ इशारा दे दिया था। इन्हीं दंगों के साए में अंतरिम सरकार बनी फिर। जी, वो सितंबर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली। लीग शुरू में शामिल नहीं हुई, पर बाद में वायसराय लॉर्ड वेवल के कहने पर अक्टूबर में वो भी आ गए। लियाकत अली खां वित्त मंत्री बने। लेकिन क्या ये सरकार चल पाई? नहीं, ये सरकार कभी ठीक से काम कर ही नहीं पाई। कांग्रेस और लीग के मंत्री लगातार एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहे। प्रशासन लगभग ठप सा हो गया था। अब तो बंटवारा लगभग तय लग रहा था। हाँ, इसी नाजुक मोड़ पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, आखिरी वाइसराय। बिल्कुल। फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि वे जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, और लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वाइसराय बनाकर भेजा गया ताकि सत्ता ठीक से सौंपी जा सके। माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आए, और यहाँ के तेजी से बिगड़ते हालात, खासकर पंजाब में जो दंगे बढ़ रहे थे, उन्हें देखकर उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि भारत को एक रखना अब नामुमकिन है, और जून 1948 तक रुकना भी खतरनाक होगा। तो उन्होंने क्या योजना पेश की? माउंटबेटन ने सभी पार्टियों से बहुत तेजी से बातचीत की और 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान कहते हैं। इसमें सीधे सीधे भारत के बंटवारे का प्रस्ताव था। भारत और पाकिस्तान 2 अलग आजाद डोमिनियन राज्य बनेंगे। पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा? हाँ, पंजाब और बंगाल प्रांतों का भी बंटवारा होना था, और रियासतों को छूट दी गई कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या चाहें तो आज़ाद रहें। हालांकि आज़ादी वाला विकल्प असल में मुमकिन नहीं था, और सत्ता सौंपने की तारीख भी बहुत पहले कर दी गई, 15 अगस्त 1947। इस योजना पर कांग्रेस और लीग की क्या प्रतिक्रिया थी?
कांग्रेस तो हमेशा बंटवारे के खिलाफ थी। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, खासकर कांग्रेस के लिए, जिसने हमेशा अखंड भारत की बात की थी। लेकिन उस वक्त के हालात इतने खराब थे, गृह युद्ध का खतरा इतना असली लग रहा था कि नेहरू, पटेल और दूसरे नेताओं को लगा कि बंटवारा ही शायद कम बुरी चीज है। मतलब एक तरह से मजबूरी थी। हाँ, कह सकते हैं। लगातार बढ़ते दंगे, अंतरिम सरकार का फेल होना, इन सब ने उन्हें ये मानने पर मजबूर कर दिया था। मुस्लिम लीग के लिए ये एक जीत थी। उन्हें पाकिस्तान मिल रहा था, भले ही उतना बड़ा नहीं जितना वे चाहते थे, कटे हुए पंजाब और बंगाल के साथ। तो दोनों बड़ी पार्टियों ने मन से या बेमन से परियोजना मान ली। और फिर इस योजना को कानूनी शक्ल देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ। जी, माउंटबेटन प्लान के आधार पर ब्रिटिश संसद ने बहुत तेजी से काम किया और जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास कर दिया। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को 2 आज़ाद डोमिनियन बनाने का ऐलान किया। दोनों देशों की अपनी अपनी संविधान सभाओं को पूरा अधिकार दिया गया। ब्रिटिश क्राउन का भारत पर राज खत्म हो गया। और आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हुआ, सदियों की गुलामी खत्म हुई। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। एक ऐतिहासिक, यादगार पल। निश्चित रूप से ये करोड़ों लोगों के त्याग, उनकी कुर्बानियों और संघर्षों का नतीजा था। आधी रात को नेहरू का वो मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ। लेकिन जैसा हमने बात की, इस बड़ी खुशी के साथ बंटवारे की एक भयानक त्रासदी भी जुड़ी हुई थी। हाँ। सीमाओं का बंटवारा, खासकर पंजाब और बंगाल में, उसने इतनी हिंसा और दुनिया के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक को जन्म दिया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए। आजादी का सूरज खून के बादलों से घिरा हुआ था। तो इस पूरे दौर को देखें, 1939 से 1947, तो लगता है दूसरे विश्व युद्ध ने एक तरह से चिंगारी का काम किया। हाँ। फिर कांग्रेस के इस्तीफे, लाहौर प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का फेल होना, भारत छोड़ो आंदोलन का वो जन विस्फोट, आईने ट्रायल्स, नेवी विद्रोह का दबाव। हाँ, फिर कैबिनेट मिशन की वो आखिरी नाकाम कोशिश और डायरेक्ट एक्शन डे के बाद बंटवारे का लगभग तय हो जाना। ये सब कड़ियां मिलकर ही आज़ादी और बंटवारे की कहानी बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हर घटना पिछली घटना का नतीजा थी और अगली की नींव रख रही थी। ये समझना जरूरी है कि आज़ादी सिर्फ बातचीत या आंदोलनों से नहीं आई। इसमें दुनिया भर की घटनाएं, बदलते राजनीतिक समीकरण, अलग अलग नेताओं की अपनी रणनीतियां और दुर्भाग्य से बढ़ता हुआ सांप्रदायिक तनाव, इन सब का मिला जुला नतीजा थी। इस इतिहास को याद रखना आज क्यों जरूरी है? इसे समझना सिर्फ गुजरे वक्त को जानना नहीं है, ये आज को समझने की चाबी है। आज़ादी कैसे मिली और बंटवारा क्यों हुआ, इन सवालों के जवाब आज भी दक्षिण एशिया की राजनीति, समाज और देशों के आपसी रिश्तों पर असर डालते हैं। उन मुश्किल फैसलों, उन दबावों, उन मजबूरियों को समझना हमें आज की चुनौतियों को बेहतर तरीके से देखने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक फैसलों के कितने दूर तक जाने वाले और अक्सर कितने दर्दनाक मानवीय नतीजे हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इतिहास की इन घटनाओं और फैसलों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि बंटवारे के उस दर्दनाक अनुभव से बचने का कोई और रास्ता हो सकता था? या फिर आज़ादी की लड़ाई के उन आखिरी तूफानी सालों के फैसलों ने दक्षिण एशिया के भविष्य को एक ऐसी राह पर डाल दिया था जिससे लौटना मुमकिन ही नहीं था? इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।